नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चंद्रशेखर। आपका साइंस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और ये आपके किसी भी एग्जाम जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलएपी, टेक्नीशियन एंड वनडे किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोल रहा है देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु बम, डायनामाइट, रेडियम, यूरेनियम। तो अल्फ्रेड नोबेल ने कौन सा चीज़ को आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनामाइट। अगर हम लोग बात करें अल्फ्रेड नोबेल की, तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में हर साल दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, और 10 दिसंबर को। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है परमाणु बम। परमाणु बम का आविष्कार किया था ओपेनहेमर। किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किया था ओपेनहेमर ने। ओपेनहेमर का एक मूवी भी आया हुआ है मार्केट में, जो इस साल 2024 में ऑस्कर अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगर हम लोग बात करें रेडियम, रेडियम की खोज किसने किया था? रेडियम की खोज किया था मैडम क्यूरी ने। और यूरेनियम की खोज किसने किया था? यूरेनियम की खोज किया था मार्टिन कैलक्रोथ ने किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की परावर्तन में कोणों के संबंध को किस नियम से परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है न्यूटन का नियम, हुक का नियम, परावर्तन का नियम, गैलीलियो का सिद्धांत। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके कोणों को किस नियम से परिभाषित किया जाता है? तो प्रकाश का परावर्तन के नियम से परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का परावर्तन का नियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, और बीच में है अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच जो कोण बनता है उससे कहा जाता है परावर्तन कोण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा भार और त्वरण। तो बल का गुणनफल निकालने के लिए आपको बल का परिभाषा याद होना चाहिए। तो बल का परिभाषा क्या होता है? F बराबर एम ए। ये F क्या है? ये फोर्स है, M है मास और A है एक्सीलरेशन। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, M क्या है? M मास बोले तो द्रव्यमान, और A क्या है? A है हमारा त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। तो इसमें हमारा राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में क्या है? द्रव्यमान और वेग का। ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में किस अंग को हृदय की धमनियों का पंप कहा जाता है? तो मानव शरीर में किस अंग को हृदय की धमनियों का पंप कहा जाता है? तो ऑप्शन है हृदय, यकृत, गुर्दा, फेफड़े। तो किससे कहा जाता है हृदय की धमनियों का पंप? तो हृदय को ही कहा जाता है हृदय की धमनियों का पंप, क्योंकि हृदय जो है ना, वो क्या करता है, मानव शरीर का जो खून होता है उसको पंप करके मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा रासायनिक संलयन। तो नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक तो नाभिकीय संलयन और दूसरा है नाभिकीय विखंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अगर हम लोग बात करें सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन।
सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है पूछा है। तो ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन नंबर सी है संवेग संरक्षण और ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोयल का नियम। तो रॉकेट जो उड़ता है तो उसमें किस सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट का उड़ना। तो रॉकेट का उड़ना जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण। अगर हम लोग बात करें रॉकेट के उड़ना न्यूटन गति के किस नियम के द्वारा होता है, तो न्यूटन गति के तीसरा नियम इसमें फॉलो होता है रॉकेट में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई पदार्थ किस तापमान पर ठोस से द्रव में बदलता है। तो ऑप्शन है गलनांक, क्वथनांक, अपेक्षिक ताप, ऊर्ध्वापतन बिंदु। तो कोई ठोस सीधे द्रव अवस्था में बदलता है, तो जिस तापमान पर बदलता है उसे क्या कहा जाता है। तो कोई अगर ठोस द्रव अवस्था में बदल रहा है तो जिस तापमान पर बनता है उसे कहा जाता है गलनांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग बात करें क्वथनांक की, तो क्वथनांक क्या होता है, कोई द्रव है यानी कि लिक्विड है, वो लिक्विड किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, तो इसे कहा जाता है क्वथनांक। और यहाँ पर ऊर्ध्वापतन क्या होता है, कोई ठोस अगर सीधे द्रव अवस्था में बदले बिना किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो उसे कहा जाता है ऊर्ध्वापतन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पे आ चुका है, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। तो सोडियम धातु को किस तेल में डुबाकर हम लोग उसको रखते हैं। तो ऑप्शन है पेट्रोलियम, केरोसिन, हवा में, जल में। तो सोडियम धातु जो है ना वो काफ़ी क्रियाशील धातु है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर हम लोग इसको हवा या जल में रख देना तो ये पानी या हवा के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, विस्फोट हो सकता है। तो इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO, CO2, C2O और C2O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है हमारा, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोग कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग है डॉट डॉट। तो ध्वनि तरंग क्या है। तो ऑप्शन दिया है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत, कभी कभी तिर्यक। तो ध्वनि तरंग जो है क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य तरंग। अगर हम लोग बात करें प्रकाश कैसा तरंग है, प्रकाश जो है ना वह अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसे तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, रिक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर सी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी है पायरोमीटर। तो भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर स्केल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग बात करें बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगर हम लोग बात करें सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ से देखिए भूकंप के दौरान जो होती है कंपन और तरंगे उत्पन्न होती है उसको रिकॉर्ड करता है, और उसको रिकॉर्ड करके किस में दर्शाता है, एक ग्राफ के रूप में दर्शाता है, ग्राफ के रूप में उसको दर्शाता है। इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है सिस्मोग्राफ। और इसमें जो पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, उच्च ताप मापा जाता है, उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है।
तो ऑप्शन है हर्ट्ज, न्यूटन, वाट, एम्पियर। तो आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई को हम लोग हर्ट्ज के नाम से जाना जाता है, जिसका सिंबल होता है एच और जेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें न्यूटन क्या है? न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। वाट क्या है? वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। वाट क्या है? वाट है शक्ति का एसआई मात्रक। और एम्पियर क्या है? एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो प्रकाश वर्ष किसका माप है? ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी दूरी, ऑप्शन नंबर सी है समय और ऑप्शन नंबर डी है वेग। तो प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो दूरी का यह माप है, यानी कि दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी। अगर हम लोग बात करें एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, एक लाइट वर्ष के बराबर। अगर हम लोग बात करें दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का क्या नाम है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, अगर हम लोग बात करें दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम है क्या? पारसेक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन के कारण, न्यूटन का नियम के कारण, या अपवर्तन के कारण, या उत्प्लावन का नियम के कारण? तो कौन से नियम के कारण जब कोई पानी से भरा हुआ बर्तन हो या गिलास हो, अगर उसमें हम लोग डाल देते हैं कोई सुई या छड़ी, तो वह कैसे प्रतीत होता है? मुड़ी हुई प्रतीत होता है। तो इससे दिखाई देता है मुड़ा हुआ। तो ये किस कारण होता है पूछा है। तो कोई भी पानी से भरा हुआ जग में या गिलास में हम लोग एक सुई डाल देते हैं, तो उसमें जो ये पानी से नीचे का जो सुई है, तो वो कैसे दिखाई देता है? मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो वो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण। अगर हम लोग बात करें ये उत्प्लावन का नियम किसने दिया था? तो उत्प्लावन का नियम दिया था आर्किमिडीज ने। उत्प्लावन का नियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तैरने का नियम भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन सा ऐसा कोशिकांग है यानी कि जो पादप कोशिका में ही पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? जैसे कि ये पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं और आदमी हो गया और एनिमल उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो इसका तो कौन सा कोशिकांग है? तो राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो ऐसा कोशिकांग है जो कि ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न करते हैं? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से, या नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से, या रासायनिक अभिक्रिया से, या आयनन क्रिया से? तो तारे जो है ना वो नाभिकीय संलयन से अपना क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। अगर हम लोग बात करें सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत या तारे की ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन ही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरएनए का प्रमुख कार्य होता है। आरएनए का प्रमुख कार्य होता है। तो आरएनए का क्या कार्य होता है? प्रमुख कार्य। तो ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन
प्रोटीन संश्लेषण, अनुवाद करना या प्रतिकृति बनाना। तो आरएनए का जो मुख्य काम होता है वह होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग बात करें आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की मेमोरी किस इकाई में मापी जाती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी को किस इकाई में मापा जाता है, तो ऑप्शन दिया है लीटर में, ग्राम में, बिट्स में या हर्ट्ज में। तो कंप्यूटर की मेमोरी को किस इकाई में मापा जाता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे KB, MB, GB, 1 GB, 2 GB, 1 MB, 2 MB। तो कंप्यूटर की मेमोरी को किससे मापा जाता है, तो बीट से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइट यानी कि बीट्स। तो दिस बिट्स क्या है, बिट्स जो है ये सबसे छोटी इकाई है। जो बिट्स जो है क्या है, सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की मेमोरी की। अगर उससे बड़ा बात करें तो क्या हो जाएगा, केबी। केबी को क्या बोला जाता है, किलोबाइट। और एमबी को क्या बोला जाता है, मेगाबाइट। और जीबी को क्या बोला जाता है, तो गीगाबाइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। तो रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन, मैक्सवेल, मार्कोनी या न्यूटन। तो रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था, तो मार्कोनी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें मैक्सवेल, तो मैक्सवेल ने ही सबसे पहले रेडियो तरंगों का अनुमान लगाया था। तो हालांकि रेडियो तरंगे की खोज नहीं पाया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी। अगर हम लोग बात करें आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या क्या दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और E = mc², ये आइंस्टीन ने ही दिया था। और न्यूटन को तो क्या बोला जाता है, फिजिक्स का पिता बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, फिजिक्स का पिता बोला जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अम्ल पेट में पाचन में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल। तो पेट में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कोशिका अंगिका DNA का संश्लेषण करती है। तो कौन सी कोशिका अंगिका DNA का संश्लेषण करती है, तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या राइबोसोम या लाइसोसोम। तो कौन सी कोशिका अंगिका जो कि DNA का संश्लेषण करता है, तो उस कोशिका अंगिका का नाम है न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे देखते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो वो मैरी क्यूरी, डेमिट्री मेंडलीव और ऑप्शन नंबर डी है हेनरी बेकरल। तो रेडियोधर्मिता की खोज यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकरल ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग बात करें मेंडलीव की, देमित्री मेंडलीव की, तो देमित्री मेंडलीव ने क्या दिया था, तो देमित्री मेंडलीव ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी दिया था। सबसे पहले क्या, आवर्त सारणी दिया था, किसने दिया था, देमित्री मेंडलीव ने ही। और मैरी क्यूरी क्या दिया था, तो मैरी क्यूरी क्या दिया था, रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने ही किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए स्क्रीन पे आ चुका है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ऑप्शन है विवर्तन के कारण, परिकीर्णन के कारण या अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण। तो आकाश का जो रंग नीला दिखाई पड़ता है वो किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो वह प्रकाश परिकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं नीला नीला दिखाई दे रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के किस रंग की तरंगधारी सबसे लंबी होती है? तो प्रकाश के किस रंग की तरंगधारी सबसे लंबी होती है? तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नीला, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है लाल और ऑप्शन नंबर डी है बैगनी। तो तरंगधारी सबसे ज़्यादा किसका होता है, कौन सा रंग का? तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगधारी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें सबसे कम तरंगधारी कौन सी रंग की होती है, तो सबसे कम तरंगधारी होता है बैगनी रंग का होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता। तो बॉक्साइट जो है वो बॉक्साइट एक अयस्क है और ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ओस्मियम, लोहा, लिथियम, चांदी। तो सबसे भारी धातु को क्या कहा जाता है? ओस्मियम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग बात करें सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु का नाम है लिथियम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने बल और गति के नियम दिए थे? तो कौन सा वैज्ञानिक था जो बल और गति का नियम दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, जेम्स वाट और एडिसन। तो कौन सा वैज्ञानिक ने बल और गति का नियम दिया था? तो न्यूटन साहब ने बल और गति का नियम दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन क्या हो जाएगा आंसर? सर आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पर जो दिया हुआ गैलीलियो ने क्या दिया था? गैलीलियो ने गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, जिसको टेलीस्कोप बोलते हैं। और एडिसन ने क्या? बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी है C2H6O2। ऑप्शन नंबर सी है C12H22O11 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा C6H6। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वह जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1 के रूप में होता है। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसी फॉर्म में है, क्योंकि 6, 12 और 6 इसको काटेंगे तो 1:2:1 ही हो जाएगा इसका अनुपात। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली का प्रतिरोध किस इकाई में मापा जाता है? तो बिजली का प्रतिरोध किस इकाई में मापते हैं? तो ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, ओम, हर्ट्ज। तो बिजली का जो प्रतिरोध होता है वो किस में मापा जाता है? तो ओम में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम। अगर हम लोग बात करें एम्पियर क्या है? एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और हर्ट्ज क्या है? या आवृत्ति का क्या है? आवृत्ति का इकाई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्या बोल रहा है देखते हैं, तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी धातु बनाई जाती है? तो तांबा और जस्ता मिलकर कौन सा धातु बनता है? तांबा और जस्ता मिलकर कौन सा धातु बनता है? तो कांसा, पीतल, इस्पात, एल्यूमिनियम, मिश्र धातु। तो तांबा और जस्ता को जब हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्र धातु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिश्र धातु बन जाएगा। तो वो कौन सा मिश्र धातु बनेगा? कांसा या पीतल? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पीतल है। तो पीतल ही बनता है। तांबा और जस्ता को जब हम लोग मिला देंगे तो वह बन जाएगा पीतल। अगर हम लोग बात करें कांसा किसके किसके मिश्रण से बनता है? कांसा जो बनता है तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। कांसा जो है वह तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। तो यहीं पर हमारा यह छोटा सा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।